अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो इंतहाई अहम मामला है वो सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट में रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है। आज भी ये समाअत हुई, दलाइल दिए गए मुख्तलिफ जानिब से, लेकिन जो बात बड़ी सिग्निफिकेंट है, जो रिमार्क्स आए वो ये कि खुफिया वोटिंग होनी चाहिए या नहीं, ये फ़ैसला पार्लियामेंट करेगी। इसमें आइन के आर्टिकल के हवाले से फिर क्या कहीं पर कोई बाइंडिंग है कि इंतखाबात किस तरह से होने हैं, क्या खुफिया रायशुमारी की कोई बात है या नहीं है, ये तमाम तर चीज़ें, ये मामलात बहुत तफसील से इस समाअत में ज़ेर बहस आ रहे हैं, इस पर दलाइल दिए जा रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत बेहतर अंदाज में चीफ जस्टिस साहब ने फरमाई कि ये फ़ैसला पार्लियामेंट के करने का, और हकीकत ये है कि ये चीज़ पार्लियामेंट के डिसाइड करने की है। फिर जो ऑर्डिनेंस है उसको अगर वेट नहीं कराया जाता तो 120 दिन की उसकी मुद्दत है, और फिर उसके साथ साथ दीगर मामलात भी हैं जो देखने के हैं। और ये मामला पार्लियामेंट का है, इसको गो के बिल पेश किया, फिर सदारती ऑर्डिनेंस भी आया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट भी लेके जाया गया। जो एक और अहम बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि आया इतने कम नोटिस पे या एक वक्त के लिए कोई कानून साजी की जा सकती है या नहीं, ये मामला भी ज़ेर बहस है। इस पर भी तमाम तर दलाइल हैं, बातचीत है, और सुप्रीम कोर्ट ये वाज़े करती है कि पार्लियामान का जो इख्तियार है वो हम अपने हाथ में नहीं लेंगे। आज की समाअत में कुछ रेफरेंसेस दिए गए, पड़ोसी मुल्क का भी रेफरेंस दिया गया, दीगर भी मामलात के को कोट किया गया, उनकी मिसालें कोट की गई कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय देने से इनकार किया और ये मामला कानून साज असम्बली पे छोड़ा कि वो इस मामले पे कोई भी कानून साजी करे। तो इसका एक ये एस्पेक्ट है, मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें। हम करते आ रहे हैं मुसलसल जब से ये मामला चल रहा है। इसके साथ साथ तमाम तर जो जोड़ तोड़ हैं, नाराज़गियाँ हैं, मामलात हैं, वो भी हम देख रहे हैं। जो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लियाकत जतोई साहब का इल्ज़ाम है सैफुल्लाह अब्लूग साहब के हवाले से कि 35 करोड़ रुपए लेकर उन्हें सेनेट का टिकट दिया गया। कहीं पर लोग नाराज़ हो रहे हैं, बलूचिस्तान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, केपी से हुक्मरान जमात को कहीं बड़ी हद तक ख़तरात महसूस हो रहे हैं, पंजाब से हो रहे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें, और इसमें जहाँ पर हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना तमाम ज़ोर लगा रही है, वहीं पर अपोजिशन भी अपना पूरा का पूरा ज़ोर लगा रही है। मरियम साहिबा ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कह दिया कि वो डूबती कश्ती को सहारा न दें। बिलावल साहब जहाज़ का मुकाबला करने की बात कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ की। और दूसरी जानिब हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को देख रहे हैं कि वो प्रोएक्टिवली मुलाकातें कर रहे हैं और अपनी जो रास्ता है उसको हमवार कर रहे हैं सेनेट में आने का। इसमें काबिल ज़िक्र बात यह है कि जो आज पीडीएम की जमातें बहुत शीरो शक्कर हैं, ये माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे और पंजाब में गवर्नर राज लगा था। इसके साथ साथ जो मेमो गेट का स्कैंडल है वो हुआ तो नून लीग, हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब किस तरह सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन आज ये सब इकट्ठे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह सेनेट की सीट जीतने में कामयाब हो जाएं। वक्त बताएगा कि वो होते हैं या नहीं। लेकिन इस सारे मामले पर मैं चाहूँगा हम तफसील से आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुर्तज़ा सुलंगी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट। और कमर चीमा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। जल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले तो अभी ये रिमार्क्स हैं, मामला सब जुडिस है और कोई बात हतमी नहीं है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला देगी, लेकिन जो रिमार्क्स हैं उन पर हम बात अगर करें, ऑर्डिनेंस का सवाल अदालत के सामने नहीं है। साथ साथ सेनेट इलेक्शन आइन के तहत हों, कानून पर नहीं, तो आइन की जो तशरीह है वो किस तरह से होनी है, ये तमाम तर चीज़ें हैं। और आज की बड़ी तफसीली समाअत कैसे देख रहे हैं इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक चीज़ तो हमें पहले से इल्मी था कि सुप्रीम कोर्ट कोई कानून तो नहीं बना सकता, सो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का ये मकसद हरगिज नहीं होना चाहिए था कि वो आपको कोई ऐसा रास्ता दिखा देंगे। लेकिन वो ये जरूर है कि बाज़ चीज़ों पे वो आपको कुछ न कुछ उसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मसलन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जनाब इसमें पैसा लग रहा है, तो आपके पास क्या ज़राए हैं, किस तरह आप इस चीज़ को रोकें। यानी ये चीज़ भी बड़ी थ्रेश आउट की गई। और उसमें जो बहस मुबासा हुआ उसमें आपने देखा कि मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई, और ये एक हमारे अलमिया है हमारा कि ये एक बड़ा कह लीजिए कि रियल सिचुएशन है जहां पैसा लगा। वरना तो असूली बात यही है दुनिया में सब में, ये वोट जो है ये किसी को दिखा के नहीं दिया जाता। वोट आपकी अपनी जाती अमानत है और आपने कौम की अमानत समझ के उसको राइट आदमी को देना है। लेकिन जब आपके बिकना शुरू हो तो वो खराबी पैदा होती है।
अब चीज ये है कि यहाँ जो कोर्ट में भी जो चीज डिस्कस नहीं हुई और यहाँ जो मुझे खराबी जड़ नजर आती है वो ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों को टिकटें देती हैं प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, नेशनल असेंबली के लिए, तो ये उस वक्त क्यों नहीं देखते कि ये क्यों नहीं सूटेबल लोगों को देते, मेरिट के ऊपर बिकाऊ माल लेके क्यों आते हैं? आखिर टिकट देने का मेरिट भी तो कोई दुरुस्त होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि करप्शन खत्म हो तो करप्शन की जड़ तो वो है जो लोग बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। और आप देखिए जब भी ये इलेक्शन करीब आएंगे कुछ लोग उठ के नाराज हो जाएंगे और वो या तो हुकूमत से उगलवाएंगे कुछ चीजें अपने मुफादात के लिए, या अगर वो नहीं तो ऑपोजिशन में अगर वो मौजूद है तो वो किसी से अपनी कीमत वसूल करेंगे। ये बिल्कुल खुला वो उनके सामने आ जाता है कि जनाब हम तो बिकने के लिए तैयार बैठे। तो ये चीजें जो हैं ये पार्टीज को भी सोचना चाहिए कि अगर वो वाकई मुखलिस हैं तो वो इन चीजों को एड्रेस करें कि जनाब जो मेरिट पे लोगों को टिकट दी जाए। जैसे अभी आप बात कर रहे थे लियाकत जोतोई की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने वो उसका अबरो का कहा कि उसने पैसे दिए इतने, अगर ये सच है तो फिर आप सोच लीजिए कि ये इलेक्शन का फायदा क्या है? ये तो जिसके पल्ले पैसे हैं वो अंदर जाके बैठ जाएगा तो आपको कुछ कंट्रीब्यूट करेगा हमारी सियासत में या हमारे मुल्क के मसाइल में? वो तो अपने पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में लग जाए। जन साहब अब तक तो यही होता है और ये आज कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा, ये होता है। और ये जो आज ओपन बैलेट का तज़किरा करने वाले हैं इनके भी अगर जो चॉइस रही है टिकट देने की या मामलात रहे हैं वो देख लिए जाएं तो बहुत सारी चीजें वाज़े तौर पर पता चल जाती हैं। असल एक चीज मैं और कह दूं वो ये है कि जब ये चीज हमें पता लग गया हम मेरिट पे टिकटें नहीं दे रहे और बिकाऊ माल भी है और हमें ये मुश्किलात आ रही हैं, तो फिर ये आपने वो मिसाल के जमहूरियत में भी देखा और बात होती रही कि इसको ओपन इलेक्शन करें, तो कुछ अरसे के लिए ओपन भी किया जा सकता था। लेकिन यहां भी मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन की पार्टी जो है वो उनकी सोच फिर शॉर्ट टर्म है, वो बड़े महदूद उसको देख रही है हालात में कि जनाब इसका फायदा इमरान खान को ना पहुंच जाए। देखिए सारी जिंदगी तो नहीं पहुंच सकता, अगर दो साल 2.5 साल बाद तीसरे इलेक्शन आते हैं, इसके अगले इलेक्शन आते हैं सेनेट के, तो उनको भी फायदा हो सकता है, सबको हो सकता है। तो मकसद ये है कि असल चीज ये पॉलिटिकल पार्टी को सबको सोचना चाहिए कि इस प्रोसेस को आपने इसकी इस्लाह कैसे करनी है, करप्शन खत्म करनी है, सही लोग लेके आने हैं ताकि ये आपका मामला आगे कौमी नुक्ता निगाह से चल सके। अभी तो नहीं चल रहा कौमी नुक्ता निगाह से, अभी तो लूटमार शुरू है। बिल्कुल सही। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सर आपकी क्या राय होगी जब हम अपने बहुत सारे दोस्तों से जो पार्लियामान का हिस्सा है उनसे पूछते हैं तो उनकी ये राय होती है कि अगर इस पे कोई मैलाफाइड नहीं था, अगर इंटेंशन वाज़े थी गवर्नमेंट की तो टाइमली एक डायलॉग का आते साथ ही आगाज़ करते, कन्विंस करते कि ये क्यों ओपन बैलेट चाहते हैं, या ऑपोजिशन इन्हें कन्विंस करने में कामयाब हो जाती कि सीक्रेट बैलेट क्यों ज़रूरी है और अगर सीक्रेट बैलेट रहेगा तो किस तरह से करप्शन या पैसा ख़त्म करना है इस सारे मामले से। ऐसा कुछ नहीं किया, हैज़र्डली अचानक जब बिल्कुल सर पर आ गया इलेक्शन तो तब गो के ये बात करते आ रहे थे, तब बड़ा एक्सेलरेट करके सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर दिए इन्होंने, ऑर्डिनेंस भी, बिल भी पेश कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए और अब बिल्कुल सर पे है मामला इलेक्शन का। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारा जो इंतखाबी निज़ाम है उसमें बहुत से इस्लाहात की ज़रूरत है। कौमी असम्बली के इंतखाबात में भी, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में भी और सेनेट के इंतखाबात में भी। और सेनेट के इंतखाबात में और महफूज नशिस्तों के हवाले से जो बदउनवानी और पैसे का जो कारोबार है ये एक हकीकी मसला है, लेकिन हमें इसमें बहुत से इस्लाहात की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर एक उम्मीदवार पैसे लेकर किसी को वोट दे, ये भी एक मसला है। ये भी मसला है कि पार्टी के जो कायदीन हैं वो पैसे लेके जो एटीएम मशीनें हैं उनको टिकट दें, ये भी एक मसला है जी। तो ये मसला इतना सादा नहीं है कि सिर्फ खुफिया राय दही को, खुले वोटों से वो उस मसले को हल करें। इसको बहुत संजीदगी से इस मसले की जड़ तक पहुंचने की ज़रूरत है और अगर इत्तेफाक राय हो और संजीदगी हो तो इस मसले को हल किया जा सकता है। अभी कल ही की बात है, कल कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और नून लीग जो एक दूसरे के बिल्कुल छुरियां लेके एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने मिलकर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बिल मंजूर किया। तो तमाम चीज़ें हो सकती हैं अगर करना चाहें
तो बात यह है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ इस मसले को लेकर आई, वो एक घामड़पन का तरीका था और एक धौंस और धांधली वाला तरीका था। उस वजह से ये बात हो नहीं सकी, इनको समझ नहीं आई। 2.5 साल ये बैठे रहे चुप करके। अगर इनको करना था तो 2.5 साल पहले, 2 साल 6 महीने पहले कर सकते थे। फिर इन्होंने कहा कि जी हम ऑर्डिनेंस के जरिए कर देंगे बगैर आइन को देखे हुए। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, फिर ये आ गए कौमी असेंबली में 26वीं आईनी तरमीम लेकर, ये जानते हुए कि उनके पास नंबर्स नहीं है। तो ये इस तरीके से इन्होंने अपनी जो घामड़पन है उसको जाहिर किया है। सही। यकीनन मिसाके जमहूरियत में ये चीज लिखी थी, लेकिन मिसाके जमहूरियत में और भी बहुत सारी चीजें लिखी थी। सोलंकी साहब, मैं एक चीज जो आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बड़ी हैरत हुई, मरियम साहिबा ने जो आज बात कही है, सुप्रीम कोर्ट हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा ना दे, एक ये बात वो कह रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को कोई रिलीफ दिया तो फैसला यकतरफा होगा। ये सर बयानात बनते हैं मामला जब सब जुडिस है, चीज़ें हैं, आप इस तरह से डिक्टेट कर रहे हैं मुल्क की आला अदलिया को। देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एक जो आम सी मालूमात रखने वाला बंदा है उसने भी अगर आर्टिकल 226 को देखा है तो ये बहुत वाज़ेह था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। तो एक सियासी मामले में अटॉर्नी जनरल ने 14 दिन जो खड़े होके बयानात दिए, उसमें यह नहीं बताया कि आइन क्या कहता है। उसने सिर्फ ये फवायद गिनवाने की कोशिश की और एक तरह से दबाव डालने की कोशिश की कि किसी तरह से हमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इजाजत दे दे, जो कि वो दे नहीं सकती। तो बात यह है कि सियासतदानों को यकीनन दबाव नहीं डालना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नजर आए कि हुक्मरान जमात जो है वो अपना पूरा जोर लगा रही है कि एक सियासी मामले में जिस पे आइन वाज़ेह है वो कोई मरात लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर जाहिर है फिर इस तरह की बयानबाजी होगी। राइटली सेट। चीमा साहब, सर आप कैसे इस सारे मामले को देख रहे हैं? जो इस वक्त इंटेंशन है, जो जिस पर बहुत सवाल उठ रहा है, गवर्नमेंट की हो या बहुत सारे लोग तो शायद मामले को समझे बगैर ही कि जी क्यों ये सीक्रेट बैलेट क्यों चाहती है ऑपोजिशन, जबकि ये मामला इससे ज़्यादा पेचीदा है, ये इतना सिंपल नहीं है। इसको किस तरह से होना है, किस तरह से इसने सरअंजाम इस मामले को देना है, ये बहुत लंबी चीज़ है, एक मामला है। ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कह दिया ऑपोजिशन साथ दे दे ये चीज़ें इस तरह बदल जाएंगी, लेकिन बहुत तरफ गलतफहमियाँ भी फैलाई जा रही हैं और उतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है शायद मामले की। चीमा साहब। अरसलान साहब, मैं पहली बात तो ये मैं समझता हूँ कि तहरीके इंसाफ जो है पार्टी, उनके अंदर एक जिसे किस्म के कहते हैं ना चोर होता है, और वो चोर ये था कि अगर सीक्रेट बैलेट होता है तो शायद कोई हमें दचका ना लग जाए। और दूसरा, जब ओपन बैलेट की बात करते हैं और फिर पता उन्होंने वीडियो जारी की, वीडियो जारी करने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, ऑर्डिनेंस भी आ गया, तो बेसिकली वो पीटीआई अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसके साथ भी खेल रही है, डबल गेम कर रहे थे। एक तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बार-बार टारगेट कर रहे हैं कि देखें ये चोर हैं, ये चोर हैं, ये पैसे बनाते हैं, ये सुप्रीम, देखें इनकी वीडियो आ गई है, हमारे लोगों को भी खरीदा, और फिर हम तो देखें हमने ऑर्डिनेंस भी दे दी है, हम तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान उन्होंने वो जो लॉन्ग टर्म पोलिटिकल सेटलमेंट होती है जो सियासी जमातें विद इन द हाउस पार्लियामेंट में बैठ के करते हैं, वो नहीं कर रहे। और वो डर भी रहे थे कि कहीं अगर हमें कोई अपसेट हो गया तो जिस तरह ये यूसुफ रजा गिलानी वाली सीट है कि कल को हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, हम ये हार ना जाएं, तो किसी और मसले में ना चले जाएं। तो एक तो पिक्चर इसकी ये है जो कि मुझे नजर आ रहा है कि पीटीआई ने जो पिछले 2-2.5 साल में हमें डेमोक्रेसी दी है, वो इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है उनके इंटेलिजेंस यूनिट ने रिसेंटली कहा है कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी है, और हाइब्रिड डेमोक्रेसी को वो डिफाइन करते हैं जिसमें पॉलिटिकल कल्चर कमजोर हो, जिसमें मीडिया अंडर प्रेशर हो, सिविल सोसाइटी ना हो, तो इस तरह की चीजें हैं। और ये पॉलिटिकल कल्चर बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है कि सियासी जमातें जो होती हैं ये एक कल्चर डेवलप करती हैं जिससे पता चलता है, वो अवाम को बताते हैं। और आपको पता है कि हमारे सियासी कल्चर का जनाजा तो ये ज़िमनी इंतखाब में निकल गया, हमें ये पता चल गया है कि हमारे अदारे कितने मजबूत हैं।
हमारा इलेक्शन कमीशन कितना पावरफुल है, हमारे अंदर वायलेंस कितना ज्यादा है, और हम एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इस इलेक्शन में फौज नहीं आई थी, इन्होंने फौज नहीं बुलाया, तो आप देख लें कि पुलिस का क्या असर हुआ, इलेक्शन कमीशन का क्या असर हुआ, और हमारे अदारों का जुलूस निकल गया। ये है हमारे अदारे जो हमारी सियासी इशराफिया ने और हमें इन 75 सालों में मिले हैं कि एक इलेक्शन भी ये पीसफुली नहीं हो सकता अगर आप फौज ना बुलाएं तो। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई अगर चाहती है इस मुल्क के साथ सिंसियर है, क्योंकि पीटीआई का एक प्रॉब्लम यह है कि जब से ये हुकूमत में आए हैं सियासत तेज हो गई है। अभी देखें कि मरियम नवाज जो है वो जगह जगह जा रही हैं, डस्का वजीराबाद जा रही हैं, सियासत बहुत तेज हो गई है। उसकी वजह यह है कि वो समझ रही है कि मुझे ये जो विन मिला है मैं इसको अवाम में जाके दोबारा 2023 में इसको कैश इन करूं और इमरान खान को एक्सपोज करूं और सारी पॉलिटिक्स। सो जो चीज इंपॉर्टेंट है, वन लास्ट पॉइंट इसमें मैं जो ऐड कर दूं कि ये जो सियासत तेज हुई है ये बेसिकली इतने शॉर्ट टर्म काम करते हैं, इतनी शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाते हैं, और इमरान खान भी कहते हैं कि 5 साल में कोई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती और कुछ भी नहीं हो सकता। सो ये सियासी जमातों को खुदारा मुल्क के लिए बैठ जाएं और थोड़े से अदारे मजबूत कर लें, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करें। आपने आपस में इतनी सियासत, ये जो पैसे चलते हैं सेनेट में, कोई एक पार्टी तो इसकी जिम्मेदार नहीं है, ये सारे जिम्मेदार हैं। कोई ये ना कहे कि पीटीआई मुलव्वस नहीं है और पीएमएलएन ठीक और पीपल्स पार्टी ऐसे कर रही है। ये सारे, ये पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल क्लास इस तरह की है। आपको पता है ये विनिंग हॉर्सेस हैं, यहां से वहां चले जाते हैं, तो कोई नई चीज नहीं है, ना ही अवाम के सामने कोई बहुत बड़ी तब्दीली की कोई बात है। तो अगर लॉन्ग टर्म सोचना है तो मुल्क के लिए बैठ जाए, पार्लियामेंट के अंदर लंबे लंबे फैसले करें 20, 25, 30 साल के लिए, और अवाम की भी मदद करें और अपनी भी मदद करें। और हमें और चीजों की तरफ सोचना है, हमारे और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और हम सारे के सारे लोग समेत मीडिया अंदर ही इतने घुसे हुए हैं कि हमें बाहर की दुनिया में क्या तब्दीलियां आ रही हैं और हमें दुनिया से किस तरह कनेक्ट होना है और क्या तब्दीलियां मुआशरे में आनी चाहिए वो राइटली सेड चीमा साहब, बड़ी तफसील से आपने सारे मामले पर रोशनी डाली। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूंगा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इदारों का है, और उसी पर मैं ब्रेक से वापस आकर बात करना चाहूँगा। तीनों मेहमानों की राय लूँगा, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। जनरल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी चीमा साहब ने बात की जो दस्का का इलेक्शन है, आप वो देख लें जिस तरह से इदारे एक्सपोज हुए। आप इससे पहले अगर हम चले जाएं तो हमने देखा कि 2013 का जो इलेक्शन था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर तवील धरना, फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात, फिर 2018 के इलेक्शन में हमने कहा, जमातों ने एतराज़ किया कि उस तरह से शफाफ नहीं हुए इलेक्शन या मैंडेट चोरी हुआ, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ये क्या वजह है कि 70 साल में ये डेलिब्रेट एफर्ट रही है कि इन इदारों को मजबूत ना किया जाए, और यही शायद अशराफिया को या कुछ लोगों को सूट करता है, या ये हमारी इमेच्योरिटी है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की कि वो इस तरफ आते ही नहीं कि कम से कम ये कुछ इदारे जो हैं इनको ठीक कर दिया जाए, ताकि ये इस शोर शराबे से तो हम निकल के आगे बढ़ें, कोई बेहतर कानून साजी की तरफ जाएं। वो सारा मामला भी हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, सारे लोग बात करते हैं कि जी रिफॉर्म्स होनी चाहिए इलेक्टोरल सिस्टम की, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, हुकूमतों में अब ये तीसरी पॉलिटिकल पार्टी आ चुकी है, किसी ने भी रिफॉर्म्स नहीं की। हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म होनी चाहिए। अगर एक भी रिफॉर्म करने को कोई अगर कहता है तो चलो वही हो जाए, वो भी नहीं, उसके लिए भी मुखालफत ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, लिहाजा ये एक भी ना करे। बात ये है, हम सब मानते हैं कि करप्शन बड़ी है, करप्शन होती है, लेकिन आप देख लीजिए कि उसको भी खत्म करने के लिए सिंसियरली बैठ के किसी ने भी, इन्होंने आपस में डेलिब्रेशंस नहीं की। अब चीज ये है कि जो अदारों का हशर है वो तो पहले से ही है। आपको याद होगा कि जब पिछला इलेक्शन हुआ तो आर्मी को जब इन्होंने बुलाया तो मसला यही कि एक दूसरे पे एतमाद नहीं था। उससे पहले इलेक्शन को कहते थे कि जी आरोप का इलेक्शन है, चीफ जस्टिस उसमें मुलव्वस है। एक तो इखलाकी गिरावट है कि ये सारे धांधली करते हैं, कोई शख्स इनमें, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो ना करती। दूसरी तरफ यह है कि जो हार जाता है वही नारे लगाता है कि जनाब रिगिंग हुई है, रिगिंग हुई है। जो जीत जाता है वो मुतमईन होकर बैठ जाता है। इखलाकी जुर्रत तो है ही नहीं किसी में कि वो अपनी हार तस्लीम कर ले, रिगिंग वो भी कर रहा होता है। अब इन हालात में इलेक्शन कमीशन अगर मदद मांगता है फौज से तो उनका मकसद यही होता है कि ये हमें कम से कम वो माहौल मुहैया कर दें, क्योंकि एक दूसरे की पुलिस पे तो एतमाद नहीं है इनको।
एक दूसरे के लोकल जो उनके लोग हैं, ऑफिसर्स वगैरह जो पोलिंग बूथ पे होंगे या रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह बनेंगे, उन पे एतमाद नहीं है। तो जब आपने पिछले इलेक्शन में फौज को इतना जलील किया, तो मेरा तो मशवरा जाती तौर पे आर्मी को होगा कि वो सवाए सिक्योरिटी के जो बाहर आपने देनी है कि अगर किसी जगह हंगामी सूरत हो फौज जाए, वरना फौज छावनी में बैठे इंतजार करे, और अगर जरूरत पड़ती है किसी जगह को फायरिंग है, कोई ये वो हो गया, आपने सिक्योरिटी लेनी है, फौज कॉल कर ले, अदरवाइज इलेक्शन के नजदीक ना आए। मैं आपको लिख के देता हूं, ये एक दूसरे के अगर गले पे ना आए, एक दूसरे के इन्होंने कपड़े ना फाड़े तो मुझे पकड़ लीजिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि प्रोविंस में ये अपनी मर्जी के पुलिस के ऑफिसर लगा के और एक ऐसा डिपार्टमेंट पुलिस का बना देते हैं जो टोटली पोलिटिसाइज होता है, वो सिर्फ उसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहा होता है। ये पंजाब हो, सिंध हो, बाद में ऑब्वियस नजर आता है, बाद में जरा कम है। नतीजा ये कि वो लोग इनके तमाम करतूतों में इनकी मदद करेंगे वहां, और सारे जो दूसरे ऑपोजिशन। लेकिन जलसा वे फॉरवर्ड क्या है? अगर ये आप सारों को ये ऐसा कह रहे हैं, और जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी में बहुत अच्छे लोग भी हैं, हर सियासतदान को तो हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन जाहिर है कुछ बुरे नासिर हर जगह होते हैं। लेकिन अगर ये सब पॉलिटिकल पार्टीज ये काम करती हैं जो अभी आपने बताया जन साहब, फिर वे फॉरवर्ड क्या है? फिर तो ये हम इसी लड़ाई में रहेंगे, इसी बहस में रहेंगे, चीजें सॉर्ट आउट होने की तरफ नहीं जाएंगी। देखिए, बिल्कुल इसी पे रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि पिछला इलेक्शन जो हुआ है उसकी जितनी इल्जाम तराशी आर्मी पे की है, ये एक अदारा था जो सह गया, चुप कर गए, सबूत तो किसी ने नहीं दिया। कोई किसी ने अगर किसी के पास सबूत था वो ले आता। ये हो सकता है कि लोकल लेवल, जैसे मेरा आर्मी से ताल्लुक है, मैं लाहौर का रहने वाला हूं, मैं लाहौर में बैठा हूं, तो मेरा कोई जाती किसी से कोई है ताल्लुक, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी, तो मैं मुजरिम हूं जाती तौर पे। लेकिन ये तो नहीं कि आप इदारे को तो नहीं आप कतन मुजरिम करार दे सकते ना। तो नतीजा ये है कि अब हमें असल चीज जो थी वो ये थी कि सिविलियन सेटअप को आप मजबूत करें, उसको डिपोलिटिसाइज करें, बेहतर उनको करने की जरूरत है, ताकि आप आर्मी वैसे कमिटेड। मैं एक और चीज बताऊं आपको, पिछले जब इलेक्शन हुए तो आर्मी के पास इतने लोग ही नहीं थे कि इन इलेक्शंस को वो सुपरवाइज कर सकें। इन्होंने रिजर्विस्ट बुलाए, जो बूढ़े लोग जो रिटायर होकर जा चुके थे उनको बुलाया, कोई लाख के करीब वो लोग आए, और रिजर्विस्ट ने आके तो इनकी मदद की, क्योंकि ये तो दोनों बॉर्डर्स पे कमिटेड है। ये सिर्फ इनकी ओबीडियंस थी, इनकी फर्माबरदारी थी कि इन्होंने बजाय इसके कि कहते जी हम नहीं करा सकते, इन्होंने जिम्मेदारी ले ली, इन्होंने कहा जी हम करा देंगे। 1 लाख से ज्यादा रिजर्विस्ट बुलाए गए और उनसे काम करा, उनको महीने की ट्रेनिंग दे के तो उनको इस काम पे लगाए, और कमाया क्या वापस आपने? हर तरफ से सवाए फजूलियात के, इल्जामात के और कुछ नहीं मिला, और सबूत कोई नहीं, किसी ने सबूत भी नहीं दी। पॉइंट आ गया जन साहब आपका। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मजबूत करने चाहिए। आर्मी आपका कौमी अदारा है, उसको मुतनाज़ा ना बनाए तो बेहतर है, आपके लिए, सबके लिए बेहतर है। बेहतर ये है कि आप अपनी पुलिस और इन अदारों को ठीक करें। वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के सोचना चाहिए, ये नहीं सोचेंगे तो फिर आपका मुल्क किसी तरह सफर करे। मैं सोलंकी साहब की जानिब बढ़ूंगा। सोलंकी साहब, ये तो वो इंतहाई अहम इदारे हैं जिनकी रिफॉर्म्स के तो नारे लगा के ये गवर्नमेंट में भी आए थे। ये तो पुलिस की रिफॉर्म्स करना चाह रहे थे, नैब के हवाले से कुछ मामलात होने थे। ये तो इदारे मज़ीद ख़राब होने की तरफ गए, और फिर अपना ही ये जो स्लोगन्स थे, अपने ही जो दावे नारे वादे थे इनके, वो सारे भूल गए। अब कोई रिफॉर्म्स आपको कहीं नज़र ही नहीं आती, कोई उसकी तरफ कोई कदम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा। देखिए, गिलास पूरा खाली भी नहीं है और पूरा भरा हुआ भी नहीं है। पिछले जो 2008 से 18 के दरमियान बहुत सी इस्लाहात हुए भी, आईनी इस्लाहात भी हुए। आइन के अंदर जो बिगाड़ था उसको काफ़ी हद तक ख़त्म किया गया। जो सूबाई खुद मुख्तारी थी उसके हवाले से 18वीं तरमीम काफ़ी अहम चीज़ हुई, लेकिन वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी हैं। मिसाल के तौर पर सूबों के पास तो अख्तियार गए, लेकिन सूबों ने ये अख्तियार नीचे मुंतकिल नहीं किया। आइन का आर्टिकल 140 और 140A, जिसके तहत मकामी हुकूमतें सियासी, माली और इंतज़ामी तौर पर खुद मुख्तार हैं, ये खुद मुख्तारी अभी तक पूरे मुल्क के अंदर चारों सूबों में वो पूरी तरह से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन के हवाले से काफ़ी अहम इस्लाहात हुई। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत बहुत बाअख्तियार है इलेक्शन कमीशन, उसको चाहिए कि वो अपने अख्तियार को इस्तेमाल करे। और आपने थोड़ी सी झलक आपने देखी जो प्रेस रिलीज जो इलेक्शन कमीशन ने दिया,
उसके हवाले से मुआशरे में काफ़ी एक इत्मीनान भी हुआ। अब ज़रूरत इस बात की है कि वो उसको अख्तियार करे। जो बुनियादी बात की जो जनरल साहब ने की वो वही है कि जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल इदारे हैं, वो आइन के साथ खड़े हों, वो किसी सियासी जमात के साथ या किसी हुकूमत के साथ अंधी तकलीद ना करें। जो जिन्ना साहब ने कहा था कि आप रियासत के मुलाजिम हैं, किसी हुकूमत के मुलाजिम नहीं हैं, तो जो आइन और कानून कहता है उसके तहत वो अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको मजबूत करें, और जैसे जैसे सिविल ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, आइन और कानून के साथ खड़ी होगी तो मुआशरे की जो अखलाकी ताकत है वो उनके साथ खड़ी होगी। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने थोड़ी सी जो हिम्मत दिखाई है तो लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और ये तारीफ होगी। पुलिस के बहुत सारे एहलकार आपने देखा है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो जब वो एक अखलाकी और एक कानूनी पोजीशन पे खड़े होते हैं तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये होगा, हमें इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमें बहुत नाउमीद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें जो इस्लाहात का अमल है उसको जारी रखना चाहिए। जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि फौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इन एड ऑफ सिविल पावर जब उनको तलब किया जाता है तो वो अपनी आईनी जिम्मेदारी बिल्कुल पूरी करें। दुनिया भर में ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी इसी तरह से होना चाहिए। बिल्कुल जी, हमारे यहाँ भी इसी तरह से होना चाहिए। कमर चीमा साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, ये जो मैंने एक बात पहले भी कही थी, आप इस पर राय ज़रूर दे दें कि आया ये कुछ लोगों को ये भाती है, बात समझ में आती है कि इदारे कमज़ोर रहें ताकि चीज़ें मनूवर कर सकें ज़रूरत पड़ने पे, इसलिए डेलिबरेटली भी आज 70 साल गुजरने के बाद हमारे इदारे कमज़ोर हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड। देखिए सारी बात है, देखें आपके पास कोई भी सियासी हुकूमत हो तो उसके पास होता है कि भाई अगर पुलिस उनके कंट्रोल में होगी और जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उनके कंट्रोल में होगी तो वो चीज़ें मैनूवर कर सकते हैं। अगर एक एमएनए मिनिस्टर या रूलिंग पार्टी अगर ये भी नहीं कर सकती तो वो क्या होगा। देखिए पंजाब में इमरान खान साहब केपी में कहते थे मैं पुलिस तगड़ी करूंगा, पंजाब में देख लें क्या पुलिस का क्या हाल है, और अदारे तस से मस नहीं हुए और उसी की तरह शद्दोमत से बल्कि ज़्यादा शिद्दत आ गई है। और दूसरी बात यह है कि सियासी जमातों के पास टूल्स हैं, वो एक एसपी को उठा के कहीं और फेंकेंगे, डीसी को उठा के कहीं और फेंकेंगे। ये भी बेचारे कमज़ोर होते हैं, उनको पता है यहाँ पे मेरी फैमिली है, मुझे कि कश्मीर में फेंक देंगे, मच्छ में डाल देंगे, तो मैंने क्या करना है, लिहाजा ताबेदारी भी करो, सर्विस भी करो और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करो। तो ये सारे जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ये खुद एक दूसरे के साथ विशिष्ट साइकिल बना हुआ है। लेकिन ये विशिष्ट साइकिल कैसे टूटेगा, वो इशरत हुसैन साहब कोई फार्मूला लेके आ रहे हैं पिछले 2.5 साल से, वो अभी तक कहीं बाहर नहीं, वो पटारे से कोई चीज़ निकाली नहीं है उन्होंने। जब वो कोई चीज़ बाहर निकलेगी तो हम समझ सकेंगे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें अरसलान साहब होती है पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल विल होगी कि भाई ये वाकई इदारा ठीक करना है कि नहीं करना, जो मर्जी सिस्टम एट प्लेस कर ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब ऊपर आके एक पॉलिटिशियन बैठ जाएगा वो अपनी मर्जी से चीज़ें करा सकता है, फोर्स कर सकता है। सो एक तो ये चीज़ हो गई कि हमें ये करना है, हमें हमारी सियासी शराफिया देखें अपना मजाक ना उड़ाएं। आप एक केयर टेकर सेटअप और फौज की को खड़ा करके तो इलेक्शन कराते हैं और आप कहते हैं कि जी हम जो हैं वो या मुल्क में ट्रांजिशन ऑफ पावर हो गई है। आपके बनाए हुए इदारे जो आपके कंट्रोल और आपके अंडर हैं उनके जरिए ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं हो सकती। हमारे पूरी इंडिया देखें, हमारे हम वैसे तो इंडिया को सारा टाइम गालियां देते रहते हैं, लेकिन वहां पे तो केयर टेकर सेटअप नहीं आता हमारे, और जब भी केयर टेकर सेटअप पाकिस्तान में आता है मुल्क की ग्रोथ कम हो जाती है, मुल्क समझे मुअत्तल हो जाता है, उस वक्त मुल्क के अंदर किसी की हुकूमत नहीं होती। ये इस तरह के ये सियासी लोगों को बैठ के लॉन्ग टर्म बात करनी पड़ेगी, और मुझे ये भी समझ नहीं आती, और मैं चाहता हूं कि अवाम किसी तरीके फोर्स करें और मीडिया फोर्स करे इनको कि ये कुछ लॉन्ग टर्म सेटलमेंट कर सकें अपने बैठ के, कुछ बंद कमरों में बैठ के। और ये जो बिहेवियर है, और इमरान खान साहब के आने के बाद इस बिहेवियर में तंदो तेजी आई है कि मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी, पीएमएल, मौलाना, ये जो पीडीएम का एक ग्रुप है, ये किसी हद तक चीजों को पॉलिटिकली समझ चुके थे।
इन्होंने डायरेक्ट डिक्टेटर से भी काम किया और सारा कुछ हुआ, लेकिन खान साहब ने आके एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ये मेरा ख्याल है कि इसका शायद वक्त लगेगा, एक टेन्योर इमरान खान साहब और शायद गुजारेंगे तो इनको समझ आ सकेगी कि मैं ना तो अकाउंटेबिलिटी कर सकूं, जिसको मैं कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, वो तो लंदन में बैठा हुआ और मौजें कर रहा है, ना उनसे वो हुआ है, ना अकाउंटेबिलिटी हुई है, ना बाहर से पैसा आया है, ना पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हुई है, ना पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई है, पॉलिटिकल कल्चर नहीं अच्छा हुआ, पार्लियामेंट आपस में बैठ के बिल तक नहीं पास कर सकती। तो फिर देख लें आपने क्या कर रहे हैं या किस तरह मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं हमें। और सलाम साहब आखिरी बात कर दूं, जिस तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगले 30 साल तक 40 साल तक हमने 2050 तक हमने 40 करोड़ हो जाना है, और अगर हमारी ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट या मुल्क की ग्रोथ रेट इसी तरह पिछले साल -0.4 थी, इस साल 2% एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमें 7-8% ग्रोथ चाहिए और सिर्फ मुल्क के अंदर मिसाके मोइशत चाहिए। ये मिसाके जमहूरियत को छोड़े, ये आपस में पॉलिटिकल सेटलमेंट बंद करें और अवाम के लिए मिसाके मोइशत सोचे खुदारा, और हमें निजात दें इन चीज़ों से, ताकि हम सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस कर सकें और ये जो बढ़ता हुआ आबादी का बॉम्ब है इसको कंट्रोल कर सकें। राइटली सेड सर, बिल्कुल ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये रियलिटीज़ हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये इनको समझ पाएँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पॉलिटिशियंस इस बात को समझें। एक ब्रेक की जाने में बढ़ूँगा, ब्रेक से वापस आकर हम कमेंट लेंगे जो इस वक्त अब उम्मीदवार हैं और जो सेनेट का इलेक्शन और बिलखुसूस यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और PDM के मामले पर। ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। जल साहब, आपसे जानना चाहूँगा सर, इस वक्त एक तरफ तो जो जिस तरह से होना है सेनेट इंतखाब, सुप्रीम कोर्ट मामला, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जो इस वक्त हर जमात की अपने तौर पे कोशिश है, कहीं पर कोई सरप्राइज़ देने की ऑपोजिशन बात करती है, गवर्नमेंट कुछ जितनी तवक्को है उससे तनासब से ज़्यादा आगे बढ़ने की बात करते हैं, फिर उनके अपने अंदर के और आपसी इख्तलाफात बेतहाशा हैं। इनको सर आप कैसे देख रहे हैं? और बिलखुसूस ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जितनी भाग दौड़ है, मुलाकातें जिस तरह से वो कर रहे हैं, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होगा इलेक्शन, क्योंकि ये अदम एतमाद होगी अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत जाते हैं, ऐसा मानना है जनाब जरदारी साहब का और पीपल्स पार्टी के लोगों का। देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, एक इलेक्शन प्रोसेस है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट डेफिनेटली हैं। अगर उनका मवाजना किया जाए हफीज शेख से, हफीज शेख की तो कोई पोलिटिकल रूट्स नहीं है, लिहाजा ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। लेकिन बात वही है जो मैं शुरू में मैंने भी बात ये कही थी कि जब हम टिकट देते हैं, अपने लोगों को कैंडिडेट बनाते हैं, तो हम क्यों नहीं देखते, हम क्यों अपने सिर्फ मफादात के पीछे जाते हैं। अब यूसुफ गिलानी जो है, उनका भी अगर आप पास देख लें, उससे तो हरफ उठते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो वाकई, अगर वो ठीक है कि उनके खिलाफ वो किसी ने पिटीशन वगैरह दी थी, वो खारिज कर दी गई, लेकिन ये इमेज तो मौजूद है। और ये खुद नून लीग जो है, ये बड़ा शोर मचाती है कि जी सजा याफ्ता है, निकल जाए ये वो। फिर वो आप देख लीजिए कि वो टर्की के वो फर्स्ट लेडी के हाथ वाला किस्सा निकल आया, केस है वो पड़े हुए हैं जो नैब में उनकी कागजात तो चोरी हो चुके हैं वहां से, लेकिन पासपोर्ट केसेस इनके ऊपर मौजूद है। और भी कैंडिडेट सकते हैं जिनको आप, मकसद ये है कि पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि नई लीडरशिप को कोई जगह ही नहीं है वहां पे। वो सारा कुछ यही है जो पुराने आगे पीछे आप करके और उन्हीं से आपको ताबेदारी मिलती है, उनको चला रहे हैं आप, उनके ऊपर इल्जाम भी हैं, वो क्यों ना फिर करें आपके साथ हाथ, क्यों ना करें, वो खाएं पिए क्यों ना लूटमार करें, जब आपका गुजारा उनके बगैर है ही नहीं, ले दे के आपको वही लोग नजर आने हैं तो वो क्यों ना करें। तो यहाँ टिकटें देने वाला किस्सा जो है ना, तमाम पार्टियों का मसला है, ये एक का नहीं। आपने वो लियाकत जो तोई वाले बात की, वो इनका PTI का देख लें, इनका ये नून लीग ने जो पिछले सेनेट में टिकटें दी थी लोगों को, वो अमेरिका में बैठा हुआ था, कोई कहीं और था, उसको जानता कोई नहीं था किसी को, यहाँ पे सिर्फ पैसे उसके पास थे। तो ये मुश्किलात हैं हमारी सियासत की। इनको असल चीज जड़ वहां पे है जहां आप एक गलत कैंडिडेट को लेके आ जाते हैं, फिर वो आगे सारे सिस्टम को लेके इसी तरह खराब होता है।
और ये मुश्किल है। और फिर कुछ खानदान है जो इस काम पे लगे हुए हैं, वो डटे हुए हैं सियासत में, आपको उनके अलावा कोई और कॉन्टेक्ट नहीं है। बिल्कुल सही। सोलंकी साहब, एक चीज़ जो यहाँ पर कही जा रही है कि कोई चीज़ बाउंड नहीं करती कि आप जो पार्टी की लाइन है उसी पर कोई भी बंदा वोट दे, वो अपनी मर्जी से वोट दे सकता है, ये उसका हक है। ये अब चीज़ें सारी बड़ी ओपनली डिस्कस हो रही हैं। फिर जो बात आती है कि तनासुब के लिहाज से नुमाइंदगी, अगर तनासुब के लिहाज से नुमाइंदगी नहीं भी होती तो फिर आप किसी पर ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकते कि जी पैसा इस्तेमाल हुआ, अनलेस यू कैन नॉट प्रूव इट। अब आप अंदाजे ज़रूर लगा सकते हैं पर हतमी तौर पर आप किसी पे ये फिर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और कोई भी अपसेट फिर मुतवक्के है, चाहे वो हुकूमत करे ऑपोजिशन को या ऑपोजिशन करे हुकूमत को। आप सही कह रहे हैं। बात यह है कि बावजूद इस बात के कि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है 3 सूबों में, वफाक में, तो आमतौर पर हुकूमतों के पास ज़्यादा अख्तियार भी होता है और ज़राए भी होते हैं। पैसा, जो दबाव, डंडा, लोगों को गायब कराना वगैरह, बहुत सारे हरबे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि मौजूदा जो हुक्मरान जमात है वो खासी परेशानी के आलम में है। मतलब खान साहब इतने दौरे और इतनी मुलाकातें पिछले 2.5 साल में नहीं की जितनी इस दफ़ा उनको करनी पड़ रही हैं। और हर जगह से, सिंध से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, चारों जगह से उनके जो अरकान हैं सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के, वो खासे गुस्से में भरे बैठे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने टिकट बांटे हैं तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पीडीएम खासी पुरुमीद और पुरजोश है। अब ये तो जब डब्बा खुलेगा तो पता चलेगा कि कौन कामयाब हुआ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद में यूसुफ रजा गिलानी, जो कि एक तजर्बाकार सियासतदान हैं, स्पीकर भी रहे हैं और पाकिस्तान की तारीख के पहले वजीर आज़म हैं, जिनको इत्तेफाक राय से वजीर आज़म मुंतखब किया गया, तो उनकी पोजीशन खासी मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो तो जब डब्बे खुलेंगे तो हमें पता चलेगा। हफीज शेख खासे कमज़ोर उम्मीदवार हैं, वो तो जब चलते हैं तो शायद साया भी उनके साथ नहीं चलता। तो ये तो खैर हुक्मरान को खुद सोचना चाहिए था। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि अगर वो जीत भी जाते हैं गिलानी साहब तो लाजमी तौर पर उनको अदम एतमाद कामयाब हो गया, क्योंकि अदम एतमाद में खुफिया रायशुमारी नहीं होती, वहाँ कुली डिवीज़न होती है और उसके नतीजे में डिस्क्वालिफिकेशन भी होती है और भी ख़तरात होते हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि गिलानी साहब जीत गए तो वो कोई तहरीक अदम एतमाद हो गई। लेकिन सोलंकी साहब, एक हकीकत तो ये है ना कि बहुत सारे लोग नाराज़ होते जा रहे हैं, खुल के इस नाराज़गियाँ सामने आ रही हैं। ये अभी यार मोहम्मद रिंद का शिकवा आप देखें जो बलूचिस्तान से बैठ के कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म 5 मिनट नहीं देते, जाम कमाल ने हमें फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। ये बिल्टअप हो रहा है ना सर, ये एक गुस्सा, एक सारी चीज़। हाँ, दूसरे हरबे भी सामने आ रहे हैं। जो फिरदौस आशिकवान की आज जो वीडियो सामने आई है जिसमें वो और शेख रशीद बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो सनाउल्लाह को हमने FIR दाखिल करनी है, उसको गिरफ्तार कराना है, तो ये तमाम चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद PTI की पोजीशन खासी कमज़ोर है और गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है जिस तरह के उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए। तो आप समझते हैं कि ये गुस्सा जो है ये किसी अल्टीमेट रिजल्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगा, या ये गुस्सा ही रहेगा और कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे सोलंकी साहब मना लेती रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या ये कुछ अब इसका कुछ और भी नतीजा नहीं? असल जो उनको परेशानी होनी चाहिए वो मईशत के हवाले से है और बुरी हुक्मरानी के हवाले से है। अगर वो उसको ठीक कर लेते 2.5 साल में तो शायद PDM भी ना बनती और इनके लिए मसाइल भी ना होते। तो जिस तरह से कमर चीमा साहब ने आपको बताया कि जिस तरीके से 2.5 साल में उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है, तो अब तो जाहिर है आधा वक्त उनका गुजर गया है। 12 मई को उनके 1000 दिन जो है वो पूरे हो जाएंगे, ये पहले ही डाउन हिल है। तो असल जो इनको डरना चाहिए वो ये है कि जब भी इलेक्शन होंगे उनके पास अपनी हासिलात का कौन सा रिकॉर्ड होगा, वो उनके लिए ज़्यादा ख़तरा है PDM से। अब ये सवाल है कि वो रिकॉर्ड क्या होगा, कि उन्होंने क्या अचीव किया, या वो ये बताएंगे कि हमने इसलिए अचीव नहीं किया कि माजी में चोरों की हुकूमत रही और अब हमें मज़ीद वक्त दें ताकि हम बिल्कुल अचीव करने के करीब हैं। ये तो टाइम बताएगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं। बहरहाल अब तक जो हमें कहानी चीमा साहब सुनने को मिलती है वो तो यही मिलती है कि सारा बिगाड़ है और वो बिगाड़ ये ओवरनाइट ठीक नहीं कर सकते। जो रियासत मदीना एक जद्दोजहद का नाम है
और ये जिद्दोजहद तो फिर एक मुसलसल काम है सर, ये तो फिर 2, 2.5, 3 साल नहीं, ये तो फिर लंबी एक जिद्दोजहद है। तो फिर मेरे ख्याल से तैयार रहेंगे आप भी, हम भी, सब सपोर्ट करने के लिए कि खान साहब इवेंचुअली चीज़ें बेहतर करें। जी, मैं इसमें अरसलान साहब ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को पता था कि इकॉनमी की क्या हालत है। जब आपको पता था कि इकॉनमी इतनी कमज़ोर है, आपका रेवेन्यू इतना इकट्ठा नहीं कर पा रहे, तो फिर ये होता है कि आप गुड गवर्नेंस अच्छी कर लेते हैं, फिर आप पॉलिटिक्स अच्छी कर लेते हैं, फिर आप पार्लियामेंट में कंसेंसस पैदा कर लेते हैं, ताकि भाई अगर मेरे पास फाइनेंशियल किटी में प्रॉब्लम्स हैं तो मैं कहीं और से तो चीज़ें विन करूं, ताकि अपने सियासी लोगों को भी बताऊं, अपनी पार्टी के लोगों को भी बताता रहूं, और मैं अपने जो वोटर सपोर्टर है उसको भी बताता रहूं। इनके पास पैसा भी नहीं था, सियासतदानों को भी पैसा नहीं दे सके, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में ला सके। बैड गवर्नेंस उसी तरह चलती रही। लोग कह रहे हैं कि जी अब पैसा ज्यादा चलता है, तो बहुत ज्यादा चीजें इनसे बिखर गई हैं। और एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अरसलान साहब कि इमरान खान साहब का बहुत सारे सियासी लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है। ज्यादातर जो कॉन्टैक्ट वो जहांगीर तरीन कराते थे, इन्होंने अपने पॉइंट मैन एस्टैब्लिश किए हुए हैं कि वो डायरेक्ट वो आगे जाकर लोगों से राब्ते करते थे, पीपल्स पार्टी या पीएमएल की तरह नहीं बैठे हुए थे। और आपको पता है कि खान साहब जो है, पीएमएलएन तो लाहौर में बैठी है, पीपल्स पार्टी सिंध वाले हैं, इमरान खान साहब केपी के नहीं है, ही इज फ्रॉम मियां वाली, लेकिन वो अपने टाइटल्स के नाम से वो केपी में पावर तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो जो ग्राउंड सपोर्ट होती है वो नहीं मिल रही। सो मुझे लग रहा है कि उन्होंने हर तरफ पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जिसका उनको नुकसान हुआ है, और वो अपनी ईगो में भी रहे। सो जिस चीज को मुझे आखिरी बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी 2018 में हारी थी कि जी बैड गवर्नेंस है, इन्होंने करप्शन भी बहुत की है, और बिजली भी थी, बहुत सारी चीजें। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को 2023 में जो मसला होगा वो बैड गवर्नेंस का होगा, अपने लोगों का साथ कोऑपरेट ना करने का मसला होगा। चीमा साहब 3 मार्च दस दियो, 2023 ते बहुत दूर है, 3 मार्च दी दस दियो। 3 मार्च को कुछ अपसेट होंगे मेरा ख्याल है पीटीआई के लिए। आप समझते हैं पीटीआई के लिए अपसेट होंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं है चीमा साहब पीटीआई अपसेट कर जाए सबको? नहीं, मुझे नहीं लगता जी, मेरा नहीं ख्याल पीटीआई का इतना पॉलिटिकल कैपिटल स्ट्रांग है, और पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके साथ हैं, और कुछ मामलात ऊपर भी पता आपको काफी बदल गए हैं। और जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने कल बात की कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है और इस तरह की चीजें, सो चीजें और तरह चल रही हैं। शायद पीटीआई वो लाइन लेंथ में अभी थोड़े बाहर निकल गई है उससे। बिल्कुल सही जी, बड़े मुतात अंदाज में आपने बात कह दी और समझ भी हम गए उसी तरह ही। बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा तीनों अपने इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, इस वक्त सेनेट इलेक्शन है और चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं, कौन किसको वोट देगा, नाराज़ हो रहे हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें ये वाज़े हो रही हैं। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में इसके जाने से जो दलाइल आए उनसे बहुत सारी एक एजुकेशन भी, एक चीज़ों को अंडरस्टैंड करना भी, और फिर काउंटर क्वेश्चंस और जो रिमार्क्स हैं हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें ओपन अप हो रही हैं इस सेनेट के इलेक्शन को लेकर। और अगर ये मामला वापस पार्लियामान के पास भेजा जाता है तो फिर ये एक टेस्ट केस होगा। इससे पहले भी हमने देखा कि पार्लियामान को कुछ काम करने पड़े थे, इसमें जो हुकूमती जमात है वो अब तक उस तरह से कामयाब नहीं रही, वो बड़ी हद तक नाकाम रहे हैं। तो अगर ये मामला अब जिस तरह से, अगर ये मामला आता है पार्लियामान की तरफ, तो फिर ये टेस्ट केस होगा, क्या ये लड़ते रहेंगे या कुछ ये अमली तौर पर इस मामले को हल करने में कामयाब होंगे, कौन किसको कन्विंस कर लेने में किसी हद तक कामयाब होगा या नहीं, ये देखना होगा। फिर सेनेट की फॉर्मेशन क्या हो जाती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर उसके बाद की कानून साजी कि वहाँ पर किसकी अक्सरियत आती है, कि कानून साजी का मुस्तकबिल क्या होगा, या हम ये भी देख पाएंगे या समझ लेंगे कि आइंदा 2-2.5 साल भी ये मामलात जो हैं वो सदारती ऑर्डिनेंस पे ही चलते रहेंगे। बट ये समात इम्पॉर्टेंट है, ये दिन इम्पॉर्टेंट है, और फिर 3 मार्च की तारीख़ के बाद बहुत सारी चीज़ों का तयन बहुत वाज़े अंदाज में हो जाएगा। बिलखुसूस इस्लामाबाद के इलेक्शन से भी बहुत सारी चीज़ों का तयन हो जाएगा। तो ये देखना होगा कि मामलात किस तरफ जाते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।